नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने परिवार वालों के साथ। आज हम क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है सिंचाई? इरिगेशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल अमाउंट्स ऑफ वाटर टू प्लांट्स इन नीडेड इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ देयर गुड ग्रोथ। जब हम पानी को एक निश्चित समय पे हम देते हैं पौधों के अंदर या अपने खेतों के अंदर, जिसके कारण उन पौधों की ग्रोथ हो सके, उन पौधों की बढ़त हो सके, तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। दो प्रकार के इरिगेशन होते हैं, ट्रेडिशनल इरिगेशन और मॉडर्न इरिगेशन। ट्रेडिशनल इरिगेशन का मतलब पारंपरिक तरीके सिंचाई करने के, और मॉडर्न मतलब आधुनिक तरीके सिंचाई करने के। जो पहले के जो तरीके थे वो किस तरीके के थे? मोट, चेन पंप, डेकली। मोट क्या होता है? पुली सिस्टम, कुएं से पानी खींच करके बाल्टियों द्वारा निकाला जाता था और खेतों में डाला जाता था। चेन पंप आपने देखा होगा, बैलों को बांध दिया जाता था, उससे एक पहिया घूमता था जो तालाब या कुएं के अंदर जाता था, और उसमें बाल्टियां भर भर के आती थी, उसको हम चेन सिस्टम कहते हैं। डेकली एक प्रकार का लीवर बनाया जाता था, आसपास की जो नहर होती थी उसके द्वारा पानी भरा जाता था, और उसमें बाल्टी डुबोई जाती थी, उसमें पानी भरा जाता था और फिर खेतों में उड़ेला जाता था। मॉडर्न मेथड्स, आधुनिक तरीके क्या है सिंचाई के? ट्यूबवेल्स हैं आपके पास, स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, हमारे पास सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन में आते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। वेल्स कुएँ, ट्यूबवेल्स ऐसे कुएँ जिनमें पंप लगा दिए जाते हैं, उनको हम ट्यूबवेल्स कहते हैं। पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झीलें, रिवर्स नदियाँ, डैम्स बांध, और कैनाल्स नहरें। जब हम एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन? फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स इन नीडेड इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में हम जब पौधों की सिंचाई करते हैं तो हम इरिगेशन कहते हैं। प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद वाटर एब्जॉर्ब्स द एसेंशियल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। जब आप सिंचाई करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो आपने खाद मिलाई होती है और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो इस पानी में घुल जाते हैं और पौधे इनको आराम से सोख सकते हैं। ऑल प्लांट्स कंटेन 90% वाटर विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड इज़ डन बाय इरिगेशन। दुनिया में जितने भी आप पौधे देखते हैं उनके अंदर 90% पानी होता है, इसलिए बिना पानी के ये पौधे मर जाएंगे। वाटर गिवन बाय इरिगेशन हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जब आप ज़मीन में बीजों को बोते हैं तो उनको अंकुरित करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है, जिसके कारण बीज अंकुरित होते हैं और उनसे नए पौधे निकलते हैं। वाटर गिवन बाय इरिगेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मॉइस्चर इन सॉइल, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट करंट्स। मॉइस्चर इन सॉइल, नमी बना के मेंटेन करने में मदद करता है इरिगेशन। एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। जैसे कि आपने गर्मी के मौसम में देखा होगा, जब गर्म हवाएं चलती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और लू चलने के कारण क्या होता है? खेतों की ऊपरी सतह बहुत कठोर हो जाती है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। हम जब इरिगेशन करते रहते हैं, सिंचाई करते रहते हैं, तो ये ऊपरी वाली परत नर्म रहती है, जिसके कारण पौधा आराम से और तेज़ी से उपज सकता है। इसी तरीके से जब सर्दियों का मौसम होता है और पाला गिरता है और हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, तो उस पानी के अंदर से जो भाप उठती है, क्योंकि सर्दियों में ज़मीन से हल्का गर्म पानी निकलता है, गुनगुना पानी निकलता है, उससे जो भाप उठती है तो वो पाले को मारने में मदद करती है। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है? फव्वारा। जब हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उसके अंदर हम फव्वारे जोड़ देते हैं, जिसके कारण पूरे खेत की सिंचाई फव्वारे से जो पानी छिड़काव होता है बारिश के बूंदों के रूप में होता है, उसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज़ यूजफुल एट प्लेसेस वेयर अनइवन लैंड इज़ देयर एंड सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे हमको ऊपर नीचे जगह पे हमको खेती करनी पड़ती है, जैसे पहाड़ों पे और असमतल जगहों पे, तो हम स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे पानी की कमी भी काफ़ी होती है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम को आप समझिए। आपने जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिया है नोट्स में, एक वेल होता है, वेल के अंदर एक मेन पाइप डाला जाता है जो पंप से कनेक्ट होता है। इस पंप का क्या काम होता है? इस कुएं से पानी को खींचना। किस तरीके से खींचना? तेज़ी से खींचना और प्रेशर से खींचना।
अब इस पंप के साथ एक हॉरिजॉन्टल पाइप अटैच कर दिया जाता है, इस तरीके से अटैच कर दिया जाता है। जब ये अटैच हो जाता है तो ये पंप का पानी यहाँ से इस पाइप में आ रहा है और फिर नीचे इस पानी को खेत के लिए एक दूसरे पाइप के अंदर डाला जाता है। इस तरीके से ये मेन पाइप अभी तक चल रहा है। इसके बाद चौथा पाइप हम इस तरीके से लगाते हैं और ये मेन पाइप का चौथा पार्ट हो गया। तो पहला हो 4 पार्ट्स हो गए मेन पाइप के। अब इस पाइप में हम वर्टिकल पाइप्स इस तरीके से लगा देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि पंप का मेन काम होता है कि तेज़ी से पानी को खींचना और उसको प्रेशर के साथ आगे भेजना। तो जब ये मेन पाइप में तेज़ी से पानी अंदर जा रहा है विद स्पीड इट्स गोइंग एंड इट्स गोइंग विद अ हाई प्रेशर, तो ये पानी वर्टिकल पाइप्स में ऊपर की तरफ बढ़ता है। और जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऊपर फव्वारे जैसी चीज़ लगी होती है जो इस पानी के तेज भाव के कारण घूमने लगती है और वो जो पानी निकलता है चारों तरफ वो बिखरता है किस तरीके से, बारिश के बूंदों के रूप में। दिस इज नोन एज स्प्रिंकलर सिस्टम। इसी का दूसरा पार्ट होता है ड्रिप सिस्टम। फिर से वही मेन पाइप जिसको हम पहले लेके आए ट्यूब वेल से, पंप से कनेक्ट किया, हाई प्रेशर और स्पीड दी उसके अंदर पानी के अंदर, और हम अब इसमें वर्टिकल पाइप नहीं जोड़ेंगे मेन पाइप में जो खेत पे बिछा हुआ है। हम इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे एक निश्चित दूरी पे छेद कर देंगे। जब ये पानी इस पाइप में जाएगा तो वो उन छेदों से ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी एक बूंद बाई बूंद गिरेगा। तो वो जब इस तरीके से गिरता है तो इसे हम ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन कहते हैं। नाउ कम्स टू द पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। खेतों में नुकसान करने के 2 प्रमुख चीज़ें होते हैं। ऐसी पौधे जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं खरपतवार। और ऐसे जानवर जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं, अनावश्यक जानवर जैसे चूहे। हर समय याद रखिए, किसी भी अनावश्यक चीज़ मारने वाली दवा के आखिरी में वर्ड CIDE जुड़ा होगा। जैसे खरपतवार को मैंने आपको बताया, वी कॉल यूजलेस प्लांट्स एट वीड्स। फॉर किलिंग द वीड्स वी विल यूज द मेडिसिन दैट इज नोन एज वीडिसाइड। फॉर किलिंग इंसेक्ट्स इंसेक्टिसाइड। फॉर किलिंग पेस्ट अनचाहे जानवर देन वी विल यूज पेस्टिसाइड। फॉर किलिंग फंगस वी विल यूज, फफूंदी मारने के लिए वी विल यूज फंगिसाइड। नाउ what are the major agents which are harmful for our crops? That's are weeds, pests, insects and fungus. weeds unwanted plants होते हैं, जैसे गेहूं के अंदर बथुआ उगाता है, आलू की फसल के अंदर बथुआ उगाता है। पेस्ट के अंदर आपके रैट्स आ जाते हैं, रैट चूहे नीचे अपना बिल बनाते हैं, जो ज़मीन को खोखला करते हैं, जड़ों को नीचे से काट देते हैं जिसके कारण पौधे की मृत्यु हो जाती है। इंसेक्ट्स टिड्डे पत्तियों को खा जाते हैं। फंगस फफूंदी पौधे को नष्ट कर देती है। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन यूज फॉर किलिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ अनवांटेड थिंग्स। जैसा मैंने पहले बताया, वीड्स को ख़त्म करने के लिए वीडिसाइड, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स और फंगस को ख़त्म करने के लिए फंगिसाइड्स। नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको काटते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द राइपन क्रॉप इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। कोई भी पकी हुई फसल को जब हम काटते हैं तो उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और वह समय जिस समय ये फसल काटी जाती है दैट उसको हम हार्वेस्ट पीरियड कहते हैं। द टाइम एट विच द हार्वेस्टिंग इज डन where the ripen crop is cut off from the field is known as harvesting and that period is known as harvest period. Now there are 2 methods of harvesting, one is threshing and another is winnowing. पहले बात हम समझते हैं थ्रेशिंग क्या होते हैं। आजकल गेहूं की कटाई हो रही है तो गेहूं का जो पेड़ होता है उसके ऊपर बाली लगी होती है। So you have got a plant and you have got a part of a plant having the grain that is wheat grains present in them. Now we have to separate the wheat grains from the plant. So अब क्या किसान करता है, he cuts the plants, he harvests the plants और फिर उसको एक जगह डंप कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है and let it dry, उसको सूखने देता है। जब ये सूख जाते हैं तब वो क्या करता है, इन पौधों को उठाता है बंडल के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में,
और जोर की पटकता है। थ्रेशिंग मतलब होता है पटकना। जब पटकता है तो क्या होता है, वो बीजे अलग होकर के गिर जाते हैं और बाकी प्लांट अलग हो जाता है। ग्रेन्स को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बीजे जो हमको वीट ग्रेन्स हमको मिलते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। और जो बाकी प्लांट ये बच जाता है जिसको हम वीट स्टॉक बोलते हैं, उसको स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक मतलब होता है प्यार, हम उसको काट करके जानवरों के लिए भूसा बनाते हैं, दैट इज़ स्ट्रॉ, राइट। तो ये हो गई आपकी थ्रेशिंग पार्ट। विनोइंग, जब आपने थ्रेशिंग कर ली तो इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी बहुत महीन पौधों के पार्ट जैसे भूसा वूसा वो ग्रेन्स में मिल जाता है। तो अब इस भूसे को ग्रेन से अलग करना, दानों से अलग करना हवा के माध्यम से, तो उसको हम विनोइंग कहते हैं। व्हाट इज़ विनोइंग? विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। हल्की चीज़ों को भारी चीज़ों से अलग करना, किसके माध्यम से? चलती हुई हवा के माध्यम से, दैट इज़ विंड, और ब्लोइंग एयर या आर्टिफिशियली पंखा चला करके हवा जनरेट करना और उस पंखे की हवा से इन बीजों और भूसे को अलग करना, उसको हम विनोइंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा हल्की चीज़ हवा में उड़ जाती, भारी चीज़ नीचे गिर जाती है। तो गेहूं का दाना हो, धान का दाना हो या सरसों हो, अगर आप उसको जब आप थ्रेशिंग कर चुके हैं, यू गैदर आउट ऑल दीज थिंग्स आफ्टर थ्रेशिंग एंड यू पुट इट डाउन इन फ्रंट बिलो द ब्लोइंग एयर। आप उसको एक थाली में लेते हैं और ब्लोइंग एयर के सामने ऐसे नीचे डालते हैं, तो उसके अंदर जो भूसा होगा, क्योंकि वो हल्का होता है, वो दूर उड़ के चला जाएगा, और जो दाना होता है वो भारी होता है, वो नीचे गिर जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। द हैवियर कंपोनेंट फॉल्स डाउन, द लाइटर कंपोनेंट इज थ्रोन ऑफ by the force of blowing air, that is known as winnowing. Now come down to the next part, that is storage. तो अब आपने फसल को काट लिया, आपने फसल से भूसे को अलग कर दिया, अब आपको इस फसल को पूरे साल उपयोग करना, तो आप इसको क्या करेंगे, आप स्टोर करेंगे, आप इसका संग्रहण करेंगे। Now what is storage? Storage is the process in which the harvested grains can be kept for a longer period of time for their future uses. भविष्य में इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए उसका जब हम किसी चीज़ का संग्रहण करते हैं तो उसको स्टोरेज बोलते हैं। बिफोर स्टोरेज इज डन, ड्राइंग प्रोसेस हैज़ टू बी डन सच दैट द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। आप किसी भी चीज़ जिसको आप रखना चाहते हैं, फसलों वाली चीज़ों को रखना चाहते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, आपको उनको सुखा के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नमी होगी, तो वो नमी के कारण सड़न पैदा होगी और वो फसल खराब हो जाएगी। सो ड्राइंग हैज़ टू बी डन बिफोर स्टोरेज। हमको फसल को सुखाना पड़ेगा उसके भंडारण के पहले। अब हमको जब हम फसल को स्टोर करते हैं, हम उसको इकट्ठा करते हैं और एक जगह उसको संरक्षित करते हैं, तो हमको उनको किससे बचाना होता है? उनको पेस्ट और इंसेक्ट से बचाना होता है, चूहों से बचाना होता है, जैसे अनवांटेड एनिमल्स, इंसेक्ट से बचाना होता है, जैसे आपके हो गए कीड़े पतंगे, ये सारी चीज़ें, एंड फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो और बैक्टीरिया और फंगस से बचाना होता है। व्हाट आर ग्रैनरीज? जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि गेहूं को हम किस में रखते हैं? जूट की बोरी में रखते हैं, धान को जूट की बोरी में रखते हैं। द बैग्स मेड अप आउट ऑफ जूट विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स and when they are stacked together then it is known as granaries. जूट की बनी हुई बोरियों में जब हम अनाज को भर के रखते हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करके संग्रहित कर देते हैं, उनको हम ग्रैनरी बोलते हैं। जब हम कोई भी अनाज को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करते हैं, जैसे हमारे देश की एक मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है FDI, फूड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, राइट। तो उसका काम क्या होता है? वो किसानों से अनाज खरीदती है और फिर उसको, सॉरी इट इज़ FCI, फूड क्रॉप, राइट। तो वो किसानों से चीज़ें खरीदती है और फिर उसको अपने पास इकट्ठा करके रखती है, जिसके कारण वो पूरे साल उस फसल को पूरे देश में बांट सके। वो बेशक राशन के रूप में बांटे या किसी रूप में बांटे। तो बड़ी बड़ी जगह जहाँ पे इन चीज़ों को, इन फसलों को रखा जाता है, उनको बोला जाता है सिलोज। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स।
अभी तक बात हो रही थी जानवरों, प्लांट से हमको कैसे खाना मिलता है, बताते हैं जानवरों से। जब आप किसी भी प्रकार के जानवर को पालते हैं और उससे आप उत्पादन लेते हैं तो उसको हम हस्बेंड्री बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। द प्रोसेस इन विच द एनिमल्स आर रेयर्ड मतलब पालना, फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम यूजफुल और गेटिंग फूड और फाइबर्स इज फॉर ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। जब हम ऐसे जानवरों को पालते हैं जिसके द्वारा हमें खाने के पदार्थ या रेशम मिल सके, जिससे हम कपड़े आगे बना सके, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे गायों को लोग पालते हैं, गाँव में भैंसों को पालते हैं, तो उससे क्या मिलता है, दूध। डेयरी इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कुछ लोग भेड़ों को पालते हैं, शीप। सो शीप से हमको क्या मिलती है, ऊल। तो शीप व्हेन दे आर ग्रुप टुगेदर देन देयर फ्लॉक इज नोन एज इज आल्सो द पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। डेयरी फार्मिंग, ऐसे जानवरों को हम पालें जिससे हमको दूध मिले और दूध के से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बन सके, उसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं। जैसे दूध से मक्खन भी आप बना सकते हैं, आप दही भी बना सकते हैं, आप छाछ भी बना सकते हैं, आप खोआ भी बना सकते हैं, आप छेना भी बना सकते हैं। दिस इज नोन एज डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, जब हम अंडों को लिए मुर्गियों को या बतख को पालते हैं, अंडे या उसके मीट के लिए पालते हैं, देन इट इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। पिस्सीकल्चर, जब हम मछलियों को एक जगह पालते हैं मछलियाँ पैदा करने के लिए, तो उसे हम पिस्सीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, जब हम रेशम के कीड़े पालते हैं जिसके कारण वो रेशम के धागे बना सके, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, जब हम मधुमक्खियों को पालते हैं जिसके कारण हम शहद बना सके, तो उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। नाउ दिस फिनिशेस योर चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Go through the notes, go through the videos, and if you have any doubts, get back to me. Thank you so much.